दिसंबर 1919 में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में डेमॉन्स्ट्रेटर बना दिया गया। उन्हीं दिनों प्रोफेसर B.K. सिंह, जिनके साथ मैं रिसर्च कर रहा था, का ढाका तबादला हो गया। उन्होंने जितना रिसर्च का काम लाहौर में हुआ था, उसकी रिपोर्ट पंजाब विश्वविद्यालय को दी और शेष कार्य वहां ढाका में जाकर करने लगे। मेरे लिए वहां जाने का प्रबंध नहीं हो सका और मैं लाहौर में ही डेमॉन्स्ट्रेटर 150 रुपये मासिक पर बना दिया गया। इससे तो मेरे पास अवकाश बहुत रहने लगा। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में से राजनीति की पुस्तकें लेकर पढ़ने लगा। इन्हीं दिनों मुझे जॉन स्टुअर्ट मिल तथा हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने का अवसर मिला। मैंने इन्हीं दिनों कम्युनिस्ट विचारधारा पर साहित्य भी पढ़ा था। प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु तथा कांट के विचार पढ़ने का अवसर मिला। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में मैं दर्शक का टिकट लेकर पहुंचा। कॉलेज में क्रिसमस की छुट्टियां थीं। मैं नित्य प्रातः लाहौर से अमृतसर जाता था और रात की गाड़ी से लौट आता था। पहले दिन प्रधान का भाषण था। लाहौर से जाने वाली गाड़ी में भीड़ इतनी अधिक थी कि टिकट नहीं मिल सका। मुझे स्मरण है कि बिना टिकट के ही अमृतसर जाना पड़ा था। उन दिनों मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि अमृतसर के नागरिकों की ओर से जो स्वागत बाल गंगाधर तिलक का हुआ था, अन्य किसी नेता का नहीं हुआ। तिलक के सम्मुख जनसाधारण के अन्य सब नेता छोटे समझे गए थे। कांग्रेस अधिवेशन का तीसरा दिन था। कदाचित वह आखिरी दिन था। मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक साहब मेरे पास आए और पूछने लगे, आप लाहौर में रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने कहा। वहाँ क्या काम करते हैं? उसका प्रश्न था। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं विचार करता था कि यह सामान्य व्यक्ति प्रोफेसर और डेमॉन्स्ट्रेटर में अंतर नहीं जानता होगा। इसी कारण मैंने प्रोफेसर बताया था। कदाचित डेमॉन्स्ट्रेटर कहता तो वह समझता भी नहीं अथवा समझ लेता कि कार्यालय में अकाउंटेंट अथवा क्लर्क हूँ। उस व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, आपका शुभ नाम क्या है? कोट। मैंने बताया, गुरुदत्त। उद्धरण चिन्ह। ये सब बात बिना किसी छल कपट के की गई थी, परंतु बाद में विदित हुआ कि वह खुफिया पुलिस का व्यक्ति था। क्रिसमस के उपरांत जब कॉलेज खुला तो एक दिन हमारे विभाग के प्रोफेसर भाई प्रेम सिंह ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा, मिस्टर गुरुदत्त, तुम कांग्रेस अधिवेशन पर गए थे? कोट। जी, गया था। मेरा निश्चल उत्तर था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें विदित हो कि कांग्रेस सरकार की विद्रोही संस्था है। उद्धरण चिन्ह। तो सरकार ने उसका अधिवेशन क्यों होने दिया है? मेरा ये प्रश्न था। ये सरकार जाने, मगर हमें सरकारी नौकरी करनी है। हमें सावधान रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैं मुख देखता रह गया। इस पर उसने बताया, जानते हो तुम्हारे वहां जाने का क्या परिणाम हुआ है? उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ है? मैंने पूछा। किसी ने तुम्हें वहां देख लिया है और उसने किसी से तुम्हारा नाम पूछा और रिपोर्ट की है। उस रिपोर्ट पर डायरेक्टर एजुकेशन से प्रिंसिपल के पास जांच आई है और वह गुरुदत्त सोंधी हमारे कॉलेज के एक अन्य प्रोफेसर के पास गई है। सोंधी इस पर पसीना पसीना हो रहा है। जब मुझे पता चला कि उससे प्रिंसिपल ने कहा है कि डायरेक्टर को मिलकर सफाई दो तो मैं समझ गया था कि यह शरारत तुम्हारी है। फिर भी मैंने बताया नहीं। मिस्टर सोंधी अभी अभी डायरेक्टर से मिलने गया है। उद्धरण चिन्ह। पहले तो मैं डरा, परंतु बाद में शांत हो गया। मालूम होता है कि सोंधी के कथन के बाद मामला फाइल कर दिया गया था, परंतु मेरे विरुद्ध एक अन्य प्रकार से मामला उपस्थित हो गया। सन 1920 की बात है। एक दिन मैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय से 2 पुस्तकें हेरल्ड लास्की की लेकर लेबोरेटरी में आया। मैंने पुस्तकें मेज पर रख दी और लड़कों को प्रैक्टिकल में सहायता देने लगा। इस समय हमारे विभाग के सीनियर प्रोफेसर मिस्टर H.B. डेनक्लिफ वहां मुझे काम करते देखने आए। बाद में जब वह मेज के पास गए तो वहां हेरल्ड लास्की की पुस्तकें उठाकर बहुत देर तक पढ़ते रहे। उसी दिन पीरियड के उपरांत उसने मुझसे पूछा, ये पुस्तकें तुम क्यों पढ़ते हो? उद्धरण चिन्ह। मेरा सतर्क उत्तर था, ज्ञान वृद्धि के लिए। कोट। तुम्हें केमिस्ट्री की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कोट। मैं चुप रहा। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन से ही वह मेरी गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगा था। उसी वर्ष सितंबर अक्टूबर में मुझे प्रोफेसर ने किसी खनिज पदार्थ का एक ढेला दिया और कहा, इसमें पारे की मिकदार पता करनी है। इसे कैसे पता करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, मैं साहित्य पढ़कर बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसका कहना था, एक परीक्षण की योजना बनाओ और मुझे लिखकर बताओ कि इस पर तुम्हें रिसर्च करने के लिए क्या क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
मैंने एक सप्ताह भर इस विषय की सब उपलब्ध पुस्तकें पढ़ी और एक योजना बनाकर दे दी। एक परीक्षण को प्रातः 4 बजे आरंभ करें तो रात के 9 to 10 बजे तक वह समाप्त होता था। पहले उस खनिज पदार्थ को नाइट्रिक एसिड में उबाला जाता था। उससे जो कुछ तैयार होता था उसमें से उसे शुद्ध किया जाता था। कई प्रकार के नाइट्रेट बनते थे, इनमें मर्करी नाइट्रेट भी होता था। मर्करी नाइट्रेट पृथक किया जाता था, तदनंतर उसको स्मेल्ट भूना जाता था और उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खालिस नामक घोल में ले लिया जाता था और फिर उस सोडियम नाइट्राइड की मिकदार जानी जाती थी। वैसे खनिज पदार्थ का नाइट्रोजन में घोल तो कई तजुर्बों के लिए एकदम तैयार कर लिया था, परंतु उनमें से खालिस पारे का नाइट्रेट निकालने और फिर उसमें नाइट्रोजन का अनुमान लगाने में दिन भर लग जाता था। मैं ये आंकड़े लिखता जाता था। 6 महीने से अधिक लगे 100 से ऊपर परीक्षण के परिणाम प्रतीत करने में। 6 महीने के उपरांत मैंने अपने आंकड़े प्रोफेसर साहब को दिखाए। 3-4 दिन आंकड़ों का अध्ययन कर उसने बताया, ये ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेरा प्रश्न था, सर, क्या ठीक नहीं है? कोट, परिणाम परस्पर बहुत भिन्न भिन्न है। कोट, यह इस कारण कि खनिज पदार्थ के टुकड़े के भिन्न भिन्न भागों में पारे की मात्रा भिन्न भिन्न है। कोट, वह बोला, परंतु मेरी जानकारी में इतना अंतर नहीं था। उद्धरण चिन्ह। उसने यही जांच अपने पहले संस्थान में कराई थी। वह गवर्नमेंट कॉलेज में आने से पूर्व सैनिक केमिकल लेबोरेटरी में काम करता था। संभवतः वहां उसने अपने किसी असिस्टेंट से यही परीक्षण कराए होंगे। मैंने पूछ लिया, परंतु श्रीमान ये क्या है और किस लिए ये खोज कराई जा रही है? उद्धरण चिन्ह। वह बोला, ये सरकारी रहस्य है, मैं बता नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। मेरे मुख से अकस्मात यह वाक्य निकल गया, बट सर, I am not a beast of burden who is required to carry load without knowing what is in it. I must know what I am doing and why I am doing. श्रीमान, मैं बोझा ढोने वाला पशु नहीं कि बिना जाने कि बोझे में क्या है उसे ढोता रहूं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या और किस उद्देश्य से कर रहा हूं। ये सुनकर उसने कह दिया, तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। मैं चला आया। उसी वर्ष मैं प्रोफेसर प्रेम सिंह के साथ कश्मीर भ्रमण करने गया तो उस भ्रमण में मिस्टर डिनक्लिफ के तजुर्बों पर चर्चा चली। तब प्रोफेसर साहब ने बताया कि मिस्टर डिनक्लिफ मुझसे बहुत नाराज है। कश्मीर से लौटने पर मुझमें एक अन्य परिवर्तन हुआ। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली कराई थी। मैंने भी अपना पैंट कोट, नेकटाई कॉलर इत्यादि होली के लिए दिए थे और तब से मैं खद्दर पहनने लगा था। ग्रीष्म ऋतु के उपरांत जब कॉलेज खुला तो मैं सिर से पांव तक खद्दर के कपड़ों में था। प्रो डिनक्लिफ मुझे देख आग बबूला हो गया। पहले ही दिन उसने पूछा, ये क्या पहन आए हो? कोट, यह इंडियन ड्रेस है। कोट, ये गांधी का यूनिफॉर्म है। कोट, मैं समझता हूँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गांधी सरकार का विद्रोही है। उद्धरण चिन्ह। मुझे इसका ज्ञान नहीं। उद्धरण चिन्ह। मैंने खद्दर के कपड़े नहीं उतारे। इससे पहले एक अन्य घटना हो चुकी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आया था। गांधी जी ने प्रिंस का काले झंडों से स्वागत करने का प्रस्ताव कांग्रेस से पारित कराया था। कलकत्ता में प्रिंस के जुलूस का बहुत जबरदस्त बहिष्कार हुआ था। जहां जहां भी वह गया वहां वहां नगर नगर में बाजार बंद कर उसके स्वागत का बहिष्कार किया गया था। लाहौर में प्रिंस के जुलूस को सफल करने के लिए सब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को आज्ञा हुई कि वे अपने परिवारों को लेकर उनके लिए नियत स्थानों पर जुलूस के पहले पहुंच जाएं। हमारे प्रिंसिपल का भी एक सर्कुलर आया। उसके अनुसार कॉलेज के चपरासी से लेकर सीनियर मोस्ट प्रोफेसर तक से पूछा गया कि उनके परिवार के लिए कितनी कुर्सियां रखवाई जाएं। हमारे कॉलेज के स्टाफ के लिए हाई कोर्ट भवन के सामने सड़क के किनारे कुर्सियां लगी थीं। सरदूला हमारे विभाग में भी आया। मैं प्रोफेसर प्रेम सिंह के कमरे में खड़ा था जब वह सरदूला आया। मैंने भाई प्रेम सिंह की राय पूछी। उसने मेरे सम्मुख सर म्यूलर पर लिख दिया, सीन अर्थात नोटिस मिला। मैंने भी ऐसा ही लिख दिया। अगले दिन सब प्रोफेसरों ने अपने परिवार के लिए सीटें लिखकर भेजी थीं। मैंने यह आवश्यक नहीं समझा और मैं जुलूस देखने भी नहीं गया। मैं समझता हूँ कि ऊंट की कमर पर यह अंतिम तिनका सिद्ध हुआ। उस वर्ष ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों में मुझे नोटिस मिल गया कि गवर्नमेंट कॉलेज को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। विचित्र बात यह थी कि वे लड़के जो मुझसे प्रैक्टिकल में सहायता लेते थे प्रायः मुझको घेर कर खड़े हो जाया करते थे। उन दिनों कांग्रेस स्कूलों कॉलेजों के बहिष्कार की मांग कर रही थी। विद्यार्थी वर्ग में भी विचार मंथन हो रहा था। लड़के मुझसे पूछते थे, हमें कॉलेज छोड़ना चाहिए अथवा नहीं। उद्धरण चिन्ह। मेरी विचारित राय ये होती थी,
नहीं, सबको पढ़ाई करनी चाहिए। लड़के विस्मय करते थे। मेरी खद्दर की पोशाक, निर्भीकता से विद्यार्थियों से बातचीत, देश प्रेम और अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के विचारों से यह राय मेल नहीं खाती थी। मैं यथासंभव उनको बताता था कि प्रत्येक कार्य अपने अपने समय पर ठीक होता है। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ एक विद्यार्थी मेरी मुखबिरी भी करते थे। एक दिन भाई प्रेम सिंह ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कमरे का द्वार बंद कर कहा, प्रोफेसर डनक्लिफ तुम्हारी बात पर विस्मय करता है। उद्धरण चिन्ह। क्या कहता है? मैंने पूछा। कहता था, ये गुरुदत्त न समझ में आने वाली पहेली है। ये लड़कों को कॉलेज छोड़ने को नहीं कहता, परंतु उन्हें सरकार के विपरीत तैयार करता है। वह कहता है कि अंग्रेजी सरकार को अब यहाँ से जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। भाई प्रेम सिंह ने मुझे बताया कि उसने प्रोफेसर से कहा है, गुरुदत्त एक सही दिमाग का देशभक्त है, परंतु प्रोफेसर ने कह दिया है कि वह तुम्हें खतरनाक बागी समझता है और तुम्हारी सेवाएं टर्मिनेट करने के लिए अधिकारियों को लिख चुका है। उद्धरण चिन्ह। प्रेम सिंह जी ने मुझे आगे कहा, मिस्टर गुरुदत्त, मुझे बहुत खेद है कि मैं तुम्हें ये बुरा समाचार सुना रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दुख तो मुझे भी हुआ था। उस समय मैं 2 बच्चों का पिता था, परंतु अपने भाग्य पर भरोसा करते हुए मैंने कह दिया, सर, देखा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। भाई प्रेम सिंह की मुझसे अत्यंत सहानुभूति थी, पर मेरा मार्ग विलक्षण था। उसने मुझे कहा, व्यर्थ में खद्दर वद्दर के झगड़े में पड़कर तुमने अपना भविष्य बिगाड़ लिया है। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर साहब, मुझे अपने भाग्य पर विश्वास है। मेरा कहना था। बस उस दिन से मेरे जीवन का नया पट खुला। भाई प्रेम सिंह की सूचना से कि गवर्नमेंट कॉलेज की मेरी नौकरी समाप्त हो रही है, मुझे चिंता तो लगी थी, परंतु भविष्य का भय नहीं था। मैं कॉलेज लेबोरेटरी से निकल कॉलेज के सामने गोल बाग में जाकर वहां रखी बेंच पर बैठ यह विचार कर रहा था कि किसी स्कूल में टीचर का काम ढूंढना चाहिए। इस समय प्रो रुचिराम टाउन हॉल की तरफ से हाथ में टेनिस का बल्ला लिए घुमाते हुए आते दिखाई दिए। प्रो रुचिराम केमिस्ट्री विभाग में सीनियर प्रोफेसर रह चुके थे। उन दिनों वह रिटायर हो चुके थे। प्रोफेसर साहब ने मेरी कई प्रकार से सहायता की थी। इस विषय में अपने शिक्षा संबंधी संस्मरणों में मैं लिखूंगा। प्रोफेसर साहब ने मुझे बेंच पर बैठे देखा तो मेरे सामने आ पूछने लगे, हेलो गुरुदत्त, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उद्धरण चिन्ह। गुरुदत्त, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कोष्टक। मैंने बताया, मुझे अभी पता चला है कि मेरी सेवाएं कॉलेज में समाप्त कर दी गई हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर प्रोफेसर साहब ने पूछा, अब क्या करोगे? सर, विचार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। नोटिस मिल गया है क्या? उद्धरण चिन्ह। जी, अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो नोटिस आने दो, जब आए तो वह लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें काम दूंगा। मैं अभी अभी तुम्हारे विषय में ही विचार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। मैं अवश्य मिलूंगा। कोट। सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर प्रोफेसर रुचिराम कांग्रेस में काम कर रहे थे। वह भी खद्दर पहनने लगे थे। इसके कुछ दिन पश्चात ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियां आरंभ हो गई। ट्रिब्यून समाचार पत्र में दयाल सिंह कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के लिए विज्ञापन निकला था। मैंने अर्जी भेज दी। प्रोफेसर रुचिराम दयाल सिंह कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य थे। मैं समझा था कि प्रोफेसर साहब इसी काम के विषय में कह रहे थे, इसी कारण मैंने अर्जी कर दी थी, परंतु भाग्य में कुछ अन्य लिखा था। अगस्त मास के मध्य में मुझे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नोटिस मिला कि सरकार को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। उस समय मैं सपरिवार हरिद्वार गया हुआ था, अतः प्रोफेसर रुचिराम जी की बात स्मरण कर मैं लाहौर आया और प्रोफेसर साहब से मिला। उन्होंने मेरा नोटिस देखा तो कहा, 2 अक्टूबर से तुम्हारी नौकरी छूटी है और 2 अक्टूबर को प्रातःकाल मुझसे मिलना, तुम्हें काम मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मैं समझा नहीं कि ये दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसरशिप है अथवा कुछ अन्य। मैं 2 अक्टूबर की प्रातः 9 बजे प्रोफेसर रुचिराम जी से मिला तो उन्होंने मुझे नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य जुगल किशोर के नाम एक लिफाफा देकर कहा, ये पत्र आचार्य जी के पास ले जाओ और वहां पर काम करो। कोट। मैं ब्रैडला हॉल के समीप खुली भूमि पर बनी नई इमारत में जा पहुंचा। वहां कांग्रेस द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य जुगल किशोर के सामने जा खड़ा हुआ। आचार्य जी ने पत्र पढ़ा और मुझे अपने समीप बैठाकर बताया, कांग्रेस की एजुकेशन कमेटी ने बेसिक शिक्षा प्रणाली पर एक स्कूल खोला है, तुम्हें उसमें हेडमास्टर नियुक्त किया गया है। कोट। मुझे संतोष इस बात का था कि मैं बेकार एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। ये ठीक है कि मैं दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर बनने की आशा करता था, इस कारण मुझे कुछ निराशा हुई थी।
परंतु यह निराशा अधिक काल तक नहीं रही। साथ ही शिक्षा संबंधी उद्देश्यों का प्रथम पाठ मुझे उसी दिन मिला। मैं स्कूल की फिट हो रही लेबोरेटरी को देख रहा था कि आचार्य जुगल किशोर भाई परमानंद जी के साथ लेबोरेटरी की ओर आते दिखाई दिए। वास्तव में आचार्य जी भाई जी से मेरा परिचय कराने आए थे। भाई जी को मैं भली भांति पहचानता था। आर्य समाज के प्लेटफॉर्म पर अनेक बार उनके दर्शन कर चुका था और उनके मुकदमे, फांसी, फिर आजन्म कैद का सब वृतांत जानता था। मुझे ये भी ज्ञात था कि कैसे पंडित मदन मोहन मालवीय तथा बाद में श्री C.F. एनरिच के प्रयत्नों से भाई जी सन 1920 में छूटे थे और भाई जी अब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। जुगल किशोर जी ने मुझे कहा, आप है भाई परमानंद जी, आपने नाम तो सुना होगा। उद्धरण चिन्ह। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, आचार्य जी, आज भारत में भाई जी को कौन नहीं जानता। मेरा मतलब था मेरा परिचय कराए, परंतु आचार्य जी ने मतलब की बात की, आप स्कूल के मैनेजर हैं, अतः आप इनके अधीन हैं। उद्धरण चिन्ह। अब आचार्य जी ने मेरा परिचय जैसा प्रो. रुचिराम जी के पत्र में लिखा था, करा दिया। भाई जी ने आचार्य जी को छोड़कर मुझसे सीधी बातचीत आरंभ कर दी। वह कहने लगे, गुरुदत्त, गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों चले आए हो? उद्धरण चिन्ह। जी, मैं छोड़ नहीं आया, निकाल दिया गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। किस जुर्म के लिए? उद्धरण चिन्ह। देशभक्ति के अपराध के कारण। उद्धरण चिन्ह। तो लड़कों को कॉलेज का बहिष्कार करने को कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। जी नहीं, उनको वहां पढ़ते हुए देश से प्रेम करने को कहता था। कोट। भाई जी के मुख पर मुस्कुराहट आई और उन्हें मेरे इस उत्तर से संतोष अनुभव हुआ। उन्होंने बात बदलकर पूछ लिया, यहाँ क्या पढ़ाओगे? उद्धरण चिन्ह। मुझे साइंस पढ़ाने के लिए कहा गया है और वह भी हिंदी में। उद्धरण चिन्ह। साइंस के टेक्निकल शब्दों का क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। इस समय तक मैं अपने मस्तिष्क में इस समस्या का सुझाव विचार कर चुका था। मैंने कहा, भाई जी, वे शब्द जिनका पर्याय हिंदी में नहीं, उनको विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बैठाने के लिए अंग्रेजी अक्षरों में बोर्ड पर लिखकर हिंदी में उनका उच्चारण लिख दूंगा। फिर लड़कों को कहूंगा कि कॉपी पर लिख लो। जब उस शब्द का 20-30 बार प्रयोग होगा तो वह शब्द हिंदी भाषा का अपना हो जाएगा। शेष पढ़ाई तो ऐसे कराऊंगा जैसे इतिहास, भूगोल पढ़ाया जाता है। उद्धरण चिन्ह। मेरी इस सफाई ने भाई जी के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव उत्पन्न किया प्रतीत होता था। वह प्रसन्न प्रतीत होते थे। अब वह पूछने लगे कि इस स्कूल और कॉलेज का उद्देश्य क्या समझते हो? मैंने कह दिया, गांधी जी के आंदोलन में स्कूलों कॉलेजों से निकाले लड़कों को जीवनोपयोगी काम सिखाना। उद्धरण चिन्ह। हाँ, कांग्रेसी यही कहते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि हमारा उद्देश्य है शिक्षा से उन्हें बहुत अच्छा इंसान बनाना। इतना अच्छा कि सरकार उनको नौकरी देकर अपना कल्याण समझे। शिक्षा का उद्देश्य इंसान बनाना है। जिसको इंसानों की आवश्यकता होगी, वह इन शिक्षाओं के पीछे भागेगा। यही मैं चाहता हूँ। कोट। सरकारी कॉलेज में पढ़ते हुए तो मैं निरंतर विचार करता रहता था कि एम करने पर कहाँ और कैसी नौकरी मिलेगी। आज पहली बार यह कानों में पड़ा कि वास्तविक शिक्षा वह है जिसकी सरकार और लोगों को जरूरत हो। मैं भाई जी का मुख देखता रहा। इसके उपरांत भाई जी साइंस के विषय में अन्य पूछताछ करते रहे। वास्तव में मेरी राजनीति में नया अध्याय आरंभ हुआ था। गांधी जी की राजनीति तो पहले भी मेरी समझ में नहीं आती थी। भाई जी की नीति थी कि राज्य का बहिष्कार नहीं, वरन राज्य में देशभक्तों का घुस जाना। यही मैं गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों को कहता था, देशभक्त बनकर सरकारी अफसर बनो। यहाँ भाई जी के प्रथम पाठ का अर्थ मैं ये समझा था कि देश में योग्य मानव बनाओ। वे देशभक्त हों तो सरकार देशीय हो जाएगी। ये जड़ों में क्रांति लाना था। फलस्वरूप क्रांति ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सन 1922 में भारत इस प्रकार के विचारों के अनुकूल नहीं था। गांधी जी की योजना असफल हो चुकी थी। कारण कुछ भी मानो, गांधी जी का नाम असफलता का लक्षण होता जा रहा था। नेहरू, मोतीलाल का नाम जनता के समक्ष आ रहा था। नेहरू नीति किसी प्रकार से भी भाई जी को पसंद नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप में नेहरू परिवार हिंदू विचार का विरोधी था और भाई परमानंद समझते थे कि देश हिंदू समाज के लिए है और हिंदू समाज ही देश का कल्याण कर सकेगा। परंतु भाई जी के एक शिष्य गोकुलचंद ने पूछ लिया, गांधी जी भी तो अपने को रामभक्त कहते हैं। कोट। उन दिनों गांधी जी मोतीलाल जी की प्रेरणा से खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर चुके थे। खिलाफत आंदोलन की असफलता पर मुसलमानों में निराशा का संचार हो चुका था और देश में सबसे भयंकर हिंदू मुसलमान फसाद मोपला विद्रोह के नाम से संपन्न हो चुका था।
इस प्रकार गोकुल चंद्र जी के कहने पर भाईजी ने आवेश में कहा, गांधी जी इज आइदर ए फूल और ए नेफ, या तो गांधी जी मूर्ख हैं या धूर्त हैं। उद्धरण चिन्ह। भाईजी खिलाफत के पद से भारत का संबंध नहीं मानते थे। मुसलमानों के नेता मोहम्मद अली हिंदुओं को गालियां देते थे और कांग्रेसी कहते फिरते थे, हिंदू मुसलमान भाई भाई। कोट। ये तो मुझे भाईजी की संगति से ही ज्ञात हुआ था कि देश के लिए त्याग तपस्या हिंदू ही कर सकता है, मुसलमान तो दूध पीने वाले मजनू हैं। नेशनल स्कूल में काम करते हुए मेरे राजनीतिक विचारों में भारी परिवर्तन हुआ था। गांधी जी की सदैव और सर्वत्र अहिंसा एक न समझ में आने वाली बात हो गई थी। साथ ही कांग्रेस का प्रत्येक कीमत पर हिंदू मुस्लिम का ऐक्य का घोष मूर्खतापूर्ण प्रतीत होने लगा था। पंजाब के युवक सत्याग्रह का विकल्प ढूंढने लगे थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, उनसे पूर्व स्वामी दयानंद, विवेकानंद इत्यादि का एक उपाय था, वह था जन जागृति। वीर सावरकर, लाला हरदयाल इत्यादि क्रांतिकारियों का दूसरा उपाय था हिंसात्मक क्रांति। इन दोनों उपायों में मुसलमानों की हैसियत से कहीं कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक दो मुसलमान रामप्रसाद बिस्मिल के साथियों में थे, परंतु वे अपवाद ही कहे जा सकते थे। वस्तुतः ये दोनों आंदोलन हिंदू आंदोलन ही थे। ये ज्ञान वृद्धि भाई परमानंद जी की संगति और सानिध्य का फल था। भाई जी की विचारधारा की सत्यता का प्रमाण मोपला विद्रोह, सहारनपुर दंगा और कोहाट के हिंदू मुसलमान फसाद ने प्रस्तुत कर दिया था। पंजाब में दो आंदोलन चलने लगे। एक तिलक इत्यादि हिंदू विचार के लोगों के पदचिह्नों पर था और दूसरा सावरकर इत्यादि क्रांतिकारियों की नकल पर था। एक का नाम था आर्य स्वराज्य सभा और दूसरा था नौजवान भारत सभा। इन दोनों आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने का अवसर मुझे मिला। मैं नेशनल स्कूल का हेडमास्टर ही था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के उपरांत मैं घर को जा रहा था कि नेशनल कॉलेज के दो विद्यार्थी मेरे साथ चल पड़े। एक थे जो पीछे सरदार भगत सिंह के नाम से विख्यात हुए और दूसरे थे श्री सुखदेव। कुछ दूर तक साथ चलते चलते भगत सिंह ने कहा, मास्टर जी, हम आपके साथ चल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वह तो देख रहा हूँ, कुछ काम है? मैंने पूछा। जी, हम गांधी द्वारा फैलाई भ्रांतियों को जनमानस से मिटाने के लिए एक सभा बनाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभा का क्या नाम रखोगे? कोट। यह अभी विचाराधीन है। कोट। गांधी जी की किस भ्रांति को मिटाने का यत्न करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। सर्वत्र सदा अहिंसा। कोट। ये तो नकारात्मक काम हुआ, कुछ सकारात्मक कार्यक्रम होना चाहिए। कोट। उसी के लिए तो आपसे राय कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, सड़क पर चलते चलते? उद्धरण चिन्ह। नहीं, किसी सुरक्षित स्थान पर चलेंगे। और फिर मैंने भगत सिंह की भेंट केदारनाथ सहगल से करवाई, जो बम बनाना जानता था। भेंट करवाते समय मैंने भगत सिंह से कहा, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे शिष्य? उद्धरण चिन्ह। कहिए मास्टर जी, क्या देना होगा? उद्धरण चिन्ह। बम का इस्तेमाल कभी किसी निर्दोष की हत्या के लिए नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा ही होगा मास्टर जी। उद्धरण चिन्ह। भगत सिंह ने मुझको दिया हुआ वचन जीवन भर निभाया। असेंबली में भी उस स्थान पर बम फेंका जहां कोई नहीं था।